आशा है आप लोगों की परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी। चलिए फिर क्वेश्चन आंसर एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या कैसे है। कुछ अगर मुझसे भी कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें सबसे पहले जानिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका दो वाक्य होंगे, ठीक, और उनको जोड़ा जा रहा होगा, उन लोगों का संयोग किया गया होगा, ठीक है। मिश्र वाक्य अलग होता है, मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आधारित रहता है या निर्भर रहता है, ठीक है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, इसमें की जुड़ रहा है, लेकिन ये दोनों वाक्य मुख्य नहीं है या ये दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। सुधीर, दिनेश और राज दिल्ली गए। यहाँ पे हमें और दिख रहा है जो मुख्यतः संयुक्त वाक्य में होता है, मगर यहाँ पे और जो है एक सरल वाक्य के हिसाब से प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें ये दोनों वाक्य बन ही नहीं रहे हैं। सुधीर दिनेश ये कोई वाक्य है? बिल्कुल नहीं। राज दिल्ली गए हैं, ये भी कोई वाक्य नहीं है। चलिए इसको वाक्य बोल भी ले, मगर ये और जो है इन दोनों को जोड़ नहीं रहा है। ये एक ही वाक्य में है प्रयोग इसका। आज गुरुवार है इसलिए बाजार बंद होगा। तो यहाँ पे जैसे इसलिए का प्रयोग किया गया, इसीलिए हमारा 41 का आंसर डी होगा, क्योंकि एक मुख्य वाक्य स्वतंत्र वाक्य हमें दिख रहा है, आज गुरुवार है, और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। बाजार बंद हो गया, और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए, ठीक है। इसलिए 41 का आंसर आप लोगों का डी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से युवराज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। युवराज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द युवरागी होता है या फिर युवराज कुमारी, ऐसा भी कुछ होता है, मगर मूलतः आप युवरागी समझिए, ठीक। लिखित रूप में अभ्यास शब्द का उच्चारण अ, आधा ब, आधा भ या स, इस तरीके से होता है लिखित रूप में, ठीक है। सॉरी, लिखित रूप में तो हम जानते हैं उच्चारण इसका अ और ब का भी उसका प्रयोग होता है उच्चारण करने समय। तो वैसे ही अध्यापक का शब्द का सही उच्चारण क्या होगा? अब उच्चारण और वर्तनी दोनों में कभी कभी जमीन आसमान का अंतर होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि विद्यार्थी हैं हम किस भाषा के, हिंदी के। तो वैसे अध्यापक का आपका सही मुझे जितना लग रहा है, अध्यापक का आप लोगों का ए होना चाहिए, क्योंकि द का साउंड है लेकिन पूरा नहीं, अध्यापक नहीं है, या अध्या ओनली ध तो साउंड नहीं आ रहा मुझे जितना लग रहा है, ठीक है। तो आधा द और अध्यापक, ठीक है, और साथ में तो जोड़ ही दीजिए, इसलिए मुझे लग रहा है आधा द का तो साउंड है ही, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ अलग लग रहा होगा तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मुझे फिलहाल ए लग रहा है। आगे देखिए, गायक का सही संधि विच्छेद, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी होगा, गई प्लस अप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ओके, हिंदी में अनुवाद कीजिए। जोता रे क्रीम पॉलिश करी खूब चमकाई दियो। ओके, मेरा ओडिया उतना अच्छा नहीं है, आई एग्री, मगर चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्रीम पॉलिश करके करते जूतों पर चमक लगा दो, जूतों पर क्रीम पॉलिश करके खूब चमका दो, क्रीम पॉलिश के द्वारा जूतों को चमकाओ, जूते में क्रीम पॉलिश लगाओ और खूब चमकाओ। अब यहाँ पे देखा जाए जो भी आपका ओडिया वाक्य दिया गया है, सब एकदम सारे उसके जितने भी विकल्प है सब एकदम सटीक बैठ रहे हैं, क्योंकि एक ही बात कही गई है, लेकिन सही आपका होगा बी, क्योंकि जूतों पर क्रीम पॉलिश करके खूब चमका दो, ठीक है। किसको चमका दो? जूतों को चमका दो। नेक्स्ट, शोक मनाना के लिए सही मुहावरा दिए गए विकल्पों में से छांटिए। इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर उठाना, सिर झुकाना, सिर खुजलाना, सिर धुनना। तो आपका डी होगा, सिर धुनना। इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। तो पश्चाताप करे, शोक मनाए, या ग्लानि हो, गिल्ट हो, एक ही बात है। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में हिंदी वर्णमाला के व वर्ण का सही प्रयोग किया गया? हम जानते हैं ओडिया में व नहीं होता है, ओडिया में केवल ब होता है, राइट। जितना मैं लिखना जानती हूँ ओडिया, ऐसे ही होता है कि नहीं? तो व होता ही नहीं है इसमें, लेकिन हिंदी वर्णमाला में होता है व। तो तवा, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तवा यहीं पे आ गया। अविनाश नहीं होता, अविनाश होता है। वकील नहीं होता, वकील होता है। अपूर्वा नहीं होता, अपूर्वा होती है, राइट। नेक्स्ट देखिए,
भोलाराम का जीव पाठ में भोलाराम कहाँ का निवासी था? अब हम जानते हैं, जब भी मैंने भी पढ़ाया है, इवन आप लोगों ने भी तैयारी की होगी, जो हमारे स्टूडेंट नहीं रहे हैं, मैं समझ रही हूँ तैयारी तो की ही होगी आपने। तो इसका सही जवाब है ना इंदौर, ना होशंगाबाद, ना ग्वालियर। इसका सही जवाब है बी सी जबलपुर। जबलपुर और मोहल्ला अगर बोला जाए तो धमापुर। जितना मुझे याद आ रहा है, जितना आप लोग भी जानते होंगे, कमेंट करके बोल दीजिएगा। धमापुर मोहल्ले यानी जबलपुर के धमापुर मोहल्ले में भोलाराम रहता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, राइट। और ये हमें कब मिलती है जानकारी? जब भोलाराम के जीव को ढूंढने की जिम्मेदारी कौन लेते हैं? नारद मुनि। तो बोलते हैं मुझे ब्यौरा बताओ, कौन है, क्या है, मैं जाके ढूंढ के लाता हूँ, आप लोगों की समस्या का निवारण करता हूँ। नेक्स्ट, किस इच्छा की पूर्ति के लिए बाल कृष्ण कच्चा दूध पीने को तैयार हो जाते हैं? कौन सी इच्छा? क्या वो मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है, तुम तो मुझे बस बोलती हो कच्चा दूध पियो, तुम्हारा भी वैसा हो जाएगा, तुम भी वैसे बन जाओगे, मगर मुझे तो बस तुम कच्चा दूध पिलाती रहती हो, कुछ तो लाभ मिलता नहीं है। तो उसका सही उत्तर है आपका बलराम की तरह शक्तिशाली होने के लिए बिल्कुल नहीं, बलराम की तरह गोरे होने के लिए बिल्कुल नहीं, बलराम की तरह लंबे घने बाल पाने के लिए बिल्कुल सही, बलराम की तरह बड़े बनने के लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 49th का आंसर आपका विदाउट एनी डाउट सी होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना? तो पंक्ति में तूने किसके लिए आया है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्षी चिड़िया के लिए। इस वर्ष 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वाक्य में विशेषण के किस भेद का प्रयोग किया गया है? अब इसमें 100 सेंटीमीटर को लेके बिल्कुल डाउट नहीं कीजिए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो है ना, वो वर्षा कितनी मात्रा में होगी वो बता रहा है, वो उसकी विशेषता नहीं है। जोरदार वर्षा हम बोल सकते थे, चलिए विशेषता है, मगर यहाँ पे किस वर्ष, मतलब विशेष इतने सारे वर्ष हैं, लेकिन विशेषतः हम इस वर्ष की बात कर रहे हैं, राइट। इसलिए ये मुझे सार्वनामिक विशेषण ज्यादा इसका लग रहा है। आप लोग भी एक बार देखिएगा, डी सार्वनामिक विशेषण। अगला देखिए, प्रायश्चित पाठ में पंडित जी ने बिल्ली की हत्या पर किस नरक के विधान की बात कही है? रामू की बहू यानी रामू की जो पत्नी थी, और घासीराम की बहू। बेसिकली बहू का मतलब हम जानते हैं बहुरानी को बोलते हैं, बेटे की वाइफ को बोलते हैं, मगर कहानी में रामू की बहू कहने से तात्पर्य अभी मैंने भी पढ़ाया था तो बता दे रही हूँ, फ्रेश फ्रेश है दिमाग में। तो रामू की बहू का मतलब है रामू की पत्नी, और बहू रानी या बेटे की, और रामू के पापा का नाम खासी राम है, आप लोग कहानी में जानते होंगे। चलिए, प्रायश्चित पाठ में तो कुंभी पाक नरक का विधान बताते हैं वो, क्योंकि बहुत बड़ा मनुष्य की हत्या जितना बड़ा पाप हो गया था, किससे? 14 वर्ष की उस बहू से, राइट। चलिए, कविता झांसी की रानी में किस गवर्नर जनरल का जिक्र आया है? ओके, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नोवालिस या डलहौजी। कोई डाउट नहीं, डलहौजी, क्योंकि डलहौजी मुस्काया था। कब मुस्काया था? जब उसने देखा कि झांसी पर से साया हट गया राजा का, तो डलहौजी मुस्काया था, उसी ने फिर किया था। ठीक है, डलहौजी है, वॉकर है, और भी काफी लोग हैं, लेकिन फिलहाल डलहौजी का जिक्र हम जानते हैं, ऑप्शन में वही एक है जो इस कविता से संबंध रखता है, राइट। ओके, चलिए अगला देखिए, 54। ओके, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है? ओके, आचार नहीं होगा, ये यहाँ पे ना शब्द का स्पेलिंग गलत है। आचार विचार जैसे नहीं बोलते, तो व्यवहार के लिए आचार होता है, सही स्पेलिंग अचार होना चाहिए, ठीक है। मगर चलिए, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये हम जानते हैं, क्रोध निबंध से है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोध क्रोध निबंध किस निबंध संग्रह से है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं बता नहीं रही हूँ। चलिए, है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब, यानी पता चल रहा है पंक्तियों से कि अगर दूब मुझे कहीं मिल गया, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ बचा हुआ है। एक छोटे से बोलते हैं ना, अगर हम किसी गहरे खाई में चले जाए, तो एक छोटी सी किरण जो है हमारे अंदर आशा की भी किरण जगाती है, ठीक है। वही बात है, तो अकाल में दूब कविता की ये पंक्तियां क्या व्यंजित करती है? बारिश होने वाली है, आशा और अदम्य जिजीविषा का भाव है, दूब जो है, दूब दर्शन समृद्धि का सूचक है, यहाँ पे क्लियर पता नहीं चल रहा। ओके, दूब दर्शन समृद्धि का सूचक है, खेतों में नमी का शेष होना,
तो इसमें मुझे जितना लग रहा है बी होना चाहिए, क्योंकि इस कविता के ज़रिए कवि बस यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर हमें थोड़ी-सी भी कहीं से कुछ आशावादी विचार दिख रहे हैं, आशावादी दर्शन हो रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ भी नष्ट नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बचा है, मतलब बहुत कुछ बचा है। जब हमें बहुत भूख लगती है, अगर हम खाने का 2 दाना भी मिल जाए तो हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। तो वही कविता में भी वही भाव है कि कुछ ना कुछ अभी भी बचा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। उपन्यास चित्रलेखा में सामंत मृत्युंजय किससे अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह करवाना चाहते हैं? करवाना पूछा गया है, करते हैं नहीं पूछा गया। करते हैं होता तो उत्तर अलग होता, मगर चूंकि यहाँ पे करवाना पूछा गया तो वो बीजगुप्त से करवाना चाहते हैं, क्योंकि बीजगुप्त भी भले ही जितना भी बदनाम हो चित्रलेखा की वजह से, मगर बीजगुप्त उन्हीं की तरह एक बहुत ही ज्यादा फेमस और बोलते नहीं एकदम बैचलर, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड मैं भूल रही हूँ, मगर बहुत बढ़िया फेमस सामंत था, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी अच्छे से खूब पैसे वैसे शोहरत में रहे। मगर होता तो वैसा कुछ नहीं है, होता तो उसका विवाह श्वेतांक से है, बीजगुप्त के क्या बोलते हैं उसको, सेवक के साथ। ओके, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से चमू का पर्यायवाची शब्द, चमू का मतलब होता है सेना, तो इसमें और देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ए होगा 57 का आंसर। अगला देखिए। ओके, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो वाक्य में आए रेखांकित अंश का कारक, एक मिनट मैं जरा इसको जूम कर दूं, मुझे तो जब मैंने ये क्वेश्चन 58 देखा था तो मुझे वाक्य में कोई भी रेखांकित अंश दिखा ही नहीं, मैंने कहा ये कैसा क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे कुरुक्षेत्र में करके है, तो में के नीचे रेखा खींची गई है, तो और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अधिकरण में पर कर्ता ने करण को कर्म सॉरी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा वगैरह वगैरह चीजें आप लोग जानते हैं, और कुछ नहीं, संबंध काके की होता है, कर्म को होता है, करण से के द्वारा होता है, अधिकरण में पर होता है। ठीक है, तो अधिकरण का हम जानते हैं कारक भेद है में या पर, तो इसमें और कोई डाउट नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में कविता में, उस हिसाब से आपका अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अब चलिए। अर्थ का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए, चुनिए, चुनिए क्या, चुनिए, चलिए। अर्थ से आरंभ करना चाहता है, इससे मुझे अर्थ का मीनिंग पता चला, कौन अर्थ से आरंभ करना चाहता था। आप लोगों का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसमें आता है ना, अब ये तो आउट ऑफ द टॉपिक है बट सिलेबस के अंदर ही है, बट बोल देती हूँ, अर्थ वर्ड आ गया तो मेरे मुंह से निकल ही रहा है। तो आता है ना, हम क्या बोलते हैं, हमारा कालिदास की मल्लिका मैं फिर से अत से आरंभ करना चाहता हूँ, तीसरे अंक में आता है, तो उससे पता चलता है कि अत यानी शुरुआत से, उसका विलोम शब्द होगा इति। ठीक है, मध्य हो नहीं सकता, वक्र तो अलग ही चीज हो गया, संपूर्ण भी नहीं हो सकता, अत का मतलब होता है एकदम स्टार्टिंग, इति। ठीक है, हम बोलते हैं ना इत्यादि, यानी कि अंत में हम लोग इत्यादि आदि लिखते हैं, तो उस हिसाब से आप इति का मतलब समझ जाइए। ठीक है, चलिए। ओके, रुकिए, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। ठीक है, 58 का तो डी था, 59 का इति। अगला हिंदी में अनुवाद कीजिए और मेरी ओडिया को इग्नोर कीजिए। चलिए। पोस्ट मास्टरों को जरियारे मोरो कोणोसी डाको डाको डाक आसिची की। ओके, क्या पोस्ट मास्टर के मार्फत मेरी कोई डाक आई है? पोस्ट मास्टर ने मेरी कोई डाक लाई है क्या? क्या पोस्ट मास्टर के पास मेरी कोई डाक है क्या? या पोस्ट मास्टर के द्वारा मेरी कोई डाक लाई गई है? ओके, अब यहाँ पे आपका ए और डी दोनों एकदम सटीक बैठ रहा है, क्योंकि मार्फत का मतलब ही जरिए, यहाँ पे क्योंकि ओडिया में जौरिया रे बोला गया है, तो जरिए मार्फत का मतलब जरिया भी होता है या किसी के द्वारा भी होता है, और ये भी हो सकता है, मगर यहाँ पे जो की बोला गया ना, आस्तीची की, आया है क्या, अब चूंकि आपके ओडिया सेंटेंस में क्या का प्रयोग हम देख रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का ए मुझे ज्यादा सटीक बैठा हुआ नजर आ रहा है, और मार्फत का मतलब जान जाइए जरिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वह पढ़ चुका होगा, यह वाक्य वर्तमान काल के किस भेद में है? पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल।
तो जान जाइए पूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान काल में वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसमें पूर्णता का हमें आभास नहीं हो रहा तो पूर्ण नहीं होगा। तात्कालिक वर्तमान यानी अभी वो चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तत्काल में तत्काल परिस्थिति में ये चीजें हो रही है, क्रिया हो रही है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यू चल रहा है, दैट मीन्स ये कंटिन्यू तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। रहा सवाल संदिग्ध और संभाव्य का, वह पढ़ चुका होगा, इसमें हमें डाउट है, हम संदिग्ध हैं इस चीज को लेकर के, हमें डाउट है कि शायद वो पढ़ चुका होगा, ठीक है, इसीलिए सी आपका सही होगा। और संभाव्य में आपका हो रहता है, संभावना होती है, वह पढ़ चुका हो, वह शायद आ रहा हो, ठीक है, इसमें संदिग्ध नहीं होता, इसमें संभावना होती है, ठीक है। जहां संदिग्ध होते हैं हम, वहां आपके चीजों के होने की परसेंटेज बढ़ जाती है कि वह पढ़ चुका होगा, क्योंकि आपको ज्यादा चांस है कि वो पढ़ गया है। लेकिन संभाव्य जब होता है तब आप 50-50 होते हैं कि हो सकता है पढ़ चुका होगा या पढ़ चुका हो, ठीक है, वो चीज है। और इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, संदिग्ध में आपका होगा रहता है, संभाव्य में आपका लास्ट में हो रहता है, बस और कुछ सोचना है नहीं, ठीक। चलिए 62 देखिए, आपका बंटी उपन्यास में बंटी की माँ शकुन डैश है, क्या है? प्रतिष्ठित कॉलेज की प्रिंसिपल, किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, सचिवालय में क्लर्क, बिल्कुल नहीं, ए होगा सही जवाब, प्रिंसिपल। पहले टीचर होती है, प्रोफेसर होती है, बाद में प्रिंसिपल बन जाती है। अगला देखिए, तो ज्यादा ही ऊपर चला गया, ठीक है। महादेवी वर्मा की किस रचना में गौरा रेखा चित्र संकलित है? और इस प्रश्न से मैं वापस से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, मायूस हूँ या डिसअपॉइंटेड हूँ, ठीक है, क्योंकि गौरा रेखा चित्र नहीं है, गौरा आपका संस्मरण है, क्योंकि गौरा आपका मेरा परिवार जो है, आपका ऑप्शन बी जो है, मेरा परिवार संस्मरण संग्रह है। अगर वो संग्रह ही संस्मरणों वाला संग्रह है, तो उस संग्रह में जितनी भी रचनाएं हैं वो संस्मरण ही ना होगी, रेखा चित्र कैसे होगी? तो इसमें भले ही दिया, जैसे अभी एक में एक क्वेश्चन आचार्य जो लिखा था उससे डिसअपॉइंट हुई, एक ये रेखा चित्र से डिसअपॉइंट हुई। आप लोग इसमें डाउट मत रखिए, रेखा चित्र सॉरी, गौरा जो है वो रेखा चित्र नहीं है, गौरा आपका संस्मरण है, याद रखिएगा। और इसमें काफी लोग पूछेंगे कि मैम अगर पूछा जाए गौरा क्या है, उसमें रेखा चित्र हो संस्मरण हो, हमने संस्मरण लिख दिया और आंसर की में रेखा चित्र आ गया, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप आंसर की को क्या बोलते हो उसको, उसको उस उसको उसको बोलेंगे कि नहीं ये आंसर की गलत है, आप उसको कुछ तो ऑप्शन होगा ना आप लोग का। मैं जानती नहीं हूँ कि किस एग्जाम में कैसा आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, मगर चैलेंज जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा परिवार आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा, मेरा परिवार बाय महादेवी वर्मा, वो एक संस्मरण संग्रह है, ठीक है। अब चलिए, प्रश्न गलत है लेकिन ऑप्शन सही हम दे देते हैं। 63 का ऑप्शन बी सही होगा, मेरा परिवार, और ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट, पथ की पहचान कविता के कवि, कोई डाउट नहीं, हरिवंश राय बच्चन। अगला देखिए, माली आवत देख के कलियन करे पुकारी, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बारी, यह दोहा किसकी कृति का है? कबीरदास, कोई दिक्कत नहीं। ईंट से ईंट बजाना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब इसमें मुझे खुद डाउट हो रहा था कि कठोर वार करना होगा कि तबाह कर देना होगा, मगर ईंट से ईंट बजाना का सही सटीक है ना कि पूरा भस्म कर देना, पूरा नष्ट कर देना, इस हिसाब से तबाह कर देना ज्यादा सटीक बैठ रहा है, ठीक। ओके। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? कोई डाउट नहीं, ऑप्शन ए पे ही टिक चिक करिए, स्कंदगुप्त नहीं चंद्रगुप्त नाटक, ठीक, आप लोग का तो है ही। और चंद्रगुप्त नाटक में यानी कि चंद्रगुप्त नाटक से जो कविता है हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ये किसका गीत है वो भी आप लोग कमेंट करके ही बताइए। ये है थोड़ा सा ब्लरी पेज, मगर चलिए, वह तोड़ते पत्थर कविता की मजदूर महिला को कहाँ देखा गया? ओके, अहमदाबाद के पथ पर, जहानाबाद के पथ पर, मुरादाबाद के पथ पर, बिल्कुल नहीं, इलाहाबाद के पथ पर देखा मैंने उसको, इलाहाबाद के पथ पर, पहली ही पंक्ति में आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, बाल मुकुंद गुप्त की रचना बनाम लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य है, क्या है? दिल्ली दरबार के बारे में बताना, वो तो बारे में बताया गया, मगर ये मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। बालक शिव शंभू की बुलबुलों की चाहत दर्शाना, वो भी दर्शाया गया, मगर क्या ये मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल भी नहीं, वो बस उदाहरण है, राइट।
बंग भंग के बारे में बताना। हम जानते हैं, मैंने बताया भी है क्लास में, कि बनाम लॉर्ड कर्जन, ये जो लॉर्ड कर्जन है ना, ये जब वॉइस रॉय थे, इन्होंने टोटल 5 वर्षों तक हमारे भारत के वॉइस रॉय रहे। पहले 4 साल, फिर उसके बाद वापस से दोबारा वॉइस रॉय बने, लेकिन 1 साल में ही चले गए वो, ठीक है। तो वो जो 1 साल जब बने थे ना, तो लास्ट में यही बंग भंग उन्होंने किया था। अभी काफी लोग जानते हैं कि एक वेस्ट बंगाल, आप जानते हैं ना, वेस्ट बंगाल है आपके ईस्ट डायरेक्शन में, आप जानते ही हैं ये बात। पश्चिम बंगाल आपका पूर्व दिशा में है, लेकिन उसको पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही था, सब तो भारत के ही हिस्से में थे ना, थे ना। तो फिर बांग्लादेश का पहले नाम था ईस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल वेस्ट था। जब आप उसको जोड़ के देखेंगे तब ऑब्वियसली आप लोगों का वेस्ट बंगाल वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी पश्चिम डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में है। और बांग्लादेश आपका पूरब दिशा में है। फिर बाद में लॉर्ड कर्जन के ही किसी ना किसी कारनामे की वजह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला चीज किया, जहाँ पे बांग्लादेश में ज्यादातर मुस्लिम लोग थे। उन्होंने उधर उधर कुछ ना कुछ षड्यंत्र किया, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स किया। पहले मुस्लिम हिंदू था ही नहीं भेदभाव, लेकिन फिर बाद में कुछ ना कुछ फूट डाली गई, वहां के मुस्लिमों को भड़काया गया। और पश्चिम बंगाल आप लोगों का ज्यादातर हिंदू वाला एरिया था, ज्यादातर होते ना कुछ कुछ एरियाज, वैसे ही चीज था। तो फिर बाद में कुछ ना कुछ करके ऐसी चीजें हुई कि जो आपका पूर्वी बंगाल था, उसने कहा कि मुझे एक अलग देश बनना है। हमने ज्यादा हुआ होगा कुछ पॉलिटिक्स, मैं उतना बोल नहीं सकती हूँ, मगर जान जाइए कि बांग्लादेश को भारत से अलग करने में लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा हाथ था, उन्हीं का हाथ। ठीक है, इसलिए बंग भंग के बारे में बताना हम जानते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे का ही पोर्शन है ना बनाम लॉर्ड कर्जन, तो बहुत सारे 11-12 चिट्ठे हैं, मैं श्योरली अंक नहीं बोल सकती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मगर उसमें से सबसे पहला चिट्ठा बनाम लॉर्ड कर्जन, तो आखिरी चिट्ठे में आपको बंग भंग का जिक्र मिलेगा, मगर इस चिट्ठे में उसका जिक्र नहीं है। ओके, ये रहा आप लोगों का एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, और आपका लास्ट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को कर्तव्य के प्रति सचेत करना, जो कि हम जानते हैं कि कर्तव्य और शोबाजी, इन इन दोनों के ही बीच भेद दिखाने के लिए बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू नाम के इस चरित्र का निर्माण किया, और उसी के हाथों एक लेटर लिखा। आपका जो शिव शंभू के चिट्ठे में जितने भी चिट्ठे हैं ना, चाहे वो बनाम लॉर्ड कर्जन या कोई भी हो, सब लेटर है और कुछ नहीं है, वो लेटर ही था। लेटर लिखा गया कि शिव शंभू करके कोई व्यक्ति है जो लॉर्ड कर्जन को एक लेटर लिखता है, दैट्स इट। वो कोई रचना नहीं थी, वो कोई साहित्य का हिस्सा नहीं था, बाद में उसको साहित्य में जोड़ा गया। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे करके एक निबंध संग्रह बनाया गया। अदरवाइज ये थे तो एक लेटर ही थे, चिट्ठे क्या है, लेटर है, वही बात है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए और मेरे ओडिया को इग्नोर कीजिए। मोरो के बड़ो गिलास से ठंडा पानी दरकार। ओके, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, मेरे को एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी लूंगा या लूंगी, मैं तो सिर्फ ठंडे पानी का एक गिलास लूंगा या लूंगी। इसमें मुझे ज्यादा सटीक आपका सी लग रहा है, मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा। अब हम ये थोड़ी बोलते ठंडे पानी का गिलास दो, ठंडे दूध का गिलास दो, गर्म चाय का गिलास दो, चाय का गिलास दो। तो वैसे ही मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी लूंगी या लूंगा। सी मुझे ज्यादा सटीक लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, नौकरानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? नौकर प्लस आनी, नौकरानी। नेक्स्ट, हिंदी में अनुवाद कीजिए और आपको पता है क्या इग्नोर करना है, चलिए। गला वेले ए चिट्ठीटा डाक बक्सरे, नहीं बक्सरे पक्काई दे देबो। ओके, और इसके इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ। जाने के दौरान ये पत्र लेटर बॉक्स में छोड़ देना, तुम जाओगे तो ये पत्र लेटर बॉक्स में डाल देना, जाते जाते यह पत्र लेटर बॉक्स में डाल देना, या जाते वक्त यह पत्र लेटर बॉक्स में डाल देना। अब इसमें मुझे ना सी और डी दोनों में डाउट हो रहा है, जितना मुझे लग रहा है आप लोगों को भी हो ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए कि नहीं मैम हमें तो बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत सही। ओके, इसका मुझे लग रहा है जितना डी होना चाहिए, क्योंकि जाते जाते का मैं जितना जानती हूँ, मुझे जितना ओडिया का ज्ञान है, जाऊ जाऊ बोलते हैं ना, जाऊ जाऊ से एमिते करेला, वैसे नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मुझे डी लग रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, एक मिनट, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से हिंदी में अनुवाद कीजिए, मेरे लिए कठिनाई बढ़ा दीजिए। ओके, आपण आजी आमो घरे खाई नियंतु। इतना अच्छा मैंने ओडिया कभी बोला होगा? बिल्कुल नहीं।
चलिए, आप आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। आज आप हमारे यहाँ भोजन कर लिए हैं। आज आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे, या आप आज हमारे यहाँ भोजन करके देखिए। लेकिन कौरी नियंतो या खाई नियंतो यानी कर लीजिए, इसमें एक आप लोगों का आदर है ना, एक सत्कार की रिक्वेस्ट के हिसाब से कर लीजिए, तो इससे ए आपका सही होगा। आप आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। नेक्स्ट, अष्टावक्र किसकी रचना है? ए विष्णु प्रभाकर, और सोचने की आवश्यकता नहीं। पुरुषोत्तम में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। मैंने पुरुषोत्तम शब्द का ज्यादा प्रयोग आप लोगों का समास के हिसाब से ही देखा था, ठीक है। मगर आप लोगों का पुरुषोत्तम जो है उसमें आपका गुण संधि होगा, ठीक है। वैसे भी पता चला है पुरुषों में उत्तम, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास आप लोगों का है, खैर छोड़िए। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत बहुवचन रूप है। अब मैंने जब भी बहुवचन या वचन पढ़ाया है क्लास में भी, तो हर बार मैंने बोला है उन शब्दों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी भी आप लोग भी देखिएगा, अगले एग्जाम में भी काम आएगा। जो शब्द देखने में पता नहीं चलता ना कि बहुवचन, क्योंकि मोस्टली हम क्या जानते हैं, एक वचन बहुवचन का भेद कैसे पता चलता है? या तो चंद्र बिंदु लगा होगा, या तो एक की मात्रा होगी, या तो उसमें अनुस्वार लगाओ, कुछ ना कुछ उससे पता चल जाता है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो पूर्ण रूप से या तो स्वतः बहुवचन ही रहते हैं, या तो स्वतः एक वचन ही रहते हैं। ऐसे शब्दों को पकड़िए, बस उसको रट्टा मारिए, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, समाचार और ये प्राण, दर्शन, दीवार, और कुछ सोचना नहीं है। दीवार का दीवारें होता है, ठीक है। चार दीवारी बोलते नहीं है, तो दीवार आपका बहुवचन नहीं है। समाचार बहुवचन, मूलतः बहुवचन शब्द ही है। प्राण, मेरे प्राण चले गए बोलते नहीं है। और दर्शन, प्रभु के दर्शन हो गए। एक प्रभु को देखे या दो प्रभु को देखे, प्रभु के तो दर्शन ही होते हैं। तो लास्ट में है तो पढ़ रहा है ना, तो दर्शन आप लोगों का बहुवचन शब्द। अगला देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैननो ही सब बात। बहुत अच्छी लाइन है। तो इस दोहे से जुड़ा या जुड़े कौन सा कथन सही है या सही है? अब इसी में देखिए ना, सही है एक वचन, सही है बहुवचन, राइट। चलिए, क्रियाओं की संख्या अधिक है, जो कि है, कहत भी है, कह भी रहा है, नाटक भी कर रहा है, रिझ भी रही है, खिझिया भी रहा है, या खिझत यानी कि एकदम गुस्सा भी कर रहा है, मिलत यानी मिलन भी हो रहा है, खिलत यानी मिलन से चेहरा खिल जा रहा है, लज्जात यानी चेहरा खिलता तो है लेकिन शर्माहट भी आती, शर्मा भी रही है। तो बस, भरे भौन तो क्रियाओं की संख्या अधिक है। यह बिहारी लाल का दोहा है, यह हम जानते हैं, बिल्कुल सही बिहारी लाल का दोहा है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अब उतना सोचना नहीं है, डी सभी विकल्प सही होंगे, मगर अर्ध सममात्रिक छंद जान जाइए। अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है? छंद बेसिकली, जितना मैं भी पढ़ाती हूँ, मैं जनरली उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे आ गया तो शायद मुझे वो भी बताना पड़े, ठीक है। दोहा क्या होता है? चार लाइन्स के होते हैं, सॉरी, दो लाइन का होता है बेसिकली, ठीक है। और दोहा सोठा आप जानते हैं, या तो 13 13 11 11 ऐसे ही होगा। फर्स्ट ये 1 2 3 4, ठीक है। तो अर्ध सममात्रिक छंद और कुछ नहीं है, बोला गया या तो फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ में अगर इक्वल इक्वल नंबर्स ऑफ वर्ड्स होंगे, वर्ण होंगे, तो आप लोगों का वो अर्ध सममात्रिक छंद है, और कुछ नहीं। और दोहा आप लोगों का अर्ध सममात्रिक छंद ही होता है, तो ये आपका डी आपका सही हो, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है। दिनकर मानते हैं कि भविष्य में युद्धों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः युद्ध प्रिय होते हैं। नहीं, कवि ने कहीं भी कविता में ये नहीं बोला है कि मनुष्य युद्ध को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा है मूलतः कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं। मनुष्य में स्वार्थ और द्वेष की प्रवृत्ति है, मनुष्य परिस्थितियों के आगे विवश है, ऐसा भी कुछ नहीं, इतना भी बेचारा नहीं है मनुष्य। मनुष्य युद्ध को विकास का मार्ग मानता है, ऐसा भी कुछ उन्होंने कविता में नहीं कहा है, ठीक है। इसका मुझे जितना लग रहा है बी होगा, क्योंकि कवि ने एक टाइम पे बताया है कि कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करते हैं। इसीलिए मनुष्य में स्वार्थ और द्वेष की प्रवृत्ति उन्होंने कहा है, लेकिन सभी मनुष्य में नहीं है। ज्यादातर अधिकांश मनुष्य युद्ध नहीं चाहते हैं, वो शांति प्रिय है। लेकिन कुछ मनुष्य के अंदर स्वार्थ है, और वो उसी स्वार्थ के कारण
ऐसे विद्वेष करते हैं या युद्ध करते हैं वगैरह वगैरह, उन्हीं की वजह से युद्ध हो रहा है जितना हो रहा है। आगे देखिए, अब कछुनाथ न चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। अब ये कितनी बार मैंने पढ़ाया है और कुछ सोचना नहीं है। केवट प्रसंग लास्ट में केवट जब बोलते हैं कि राम जी जब सीता माता द्वारा दिए गए उस मुद्रिका को, अंगूठी को मेरे ख्याल से देते नहीं है कि लो तुमने हमें गंगा पार कराया, बहुत उपकार कर दिया वगैरह वगैरह, नाटक भी बहुत किया, ये तो वो बोलते नहीं है मगर आप भी जानते हैं। खैर, तो वो हो गया। तो उसके बाद वो बोलते हैं, केवट जी बोलते हैं कि नहीं प्रभु, आपने तो मुझे एकदम मेरा बेड़ा पार कर दिया और अब मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं। आपने क्या बोलते, मुझे अपने पद, आपके पाँव को धो करके वो जो जल है वो तो मेरे लिए प्रसाद के समान था, यानी मेरे जीवन उससे पार चला गया, मेरे परिवार का उससे भाग्य संवर गया। आपने तो मेरा भाग्य संवार दिया और इसके उपकार, इसके बदले में मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ। अगर फिर भी आप इतना जिद कर रहे हैं या कुछ देना चाहते हैं, तो जब दोबारा लौटेंगे ना, फिरती बार जब दोबारा लौटेंगे, तब आप जो भी मुझे देंगे, चाहे कुछ भी दे दे, मैं उसको प्रसाद समझ के अपने सिर से लगा के उसको नतमस्तक होके स्वीकार करूंगा। मगर अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाही मोरे, क्योंकि मैंने आपके पैरों को धो करके वो जल को है चरणामृत समझ के उसको ग्रहण कर लिया है, उसके आगे उससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। ठीक है, चलिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सौंह दे। ये क्या लिखा गया है? ओके, रुकिए जरा जूम करना पड़ेगा। बुझती साच न लेबा, नहीं सॉरी, न हासी। बताइए। ठीक है, एक मिनट जरा, हाँ, चलिए। हम्म, तो निर्गुण कौन देश को बासी। ओके, इस पद में कौन किससे सवाल करता है? कोई डाउट नहीं, निर्गुणों के बारे में कौन ही पूछ सकती है? गोपियां ही पूछ सकती है। कृष्ण तो उनसे मिलने नहीं आए थे, ऑब्वियसली उद्धव से पूछती हैं कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म का हमें यहाँ पे बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, कौन है वो, किस देश के रहने वाले हैं, कभी तो उनको हंसते नहीं देखा, तुम बताओ। कोई, मैं तो देखी नहीं हूँ, किस जगह पे रहते हैं, कैसे तुम्हारी बात मान ले, बहुत सारे रीजन देती है, राइट। रचित संजय की, अच्छा, रचित जो है एक व्यक्ति है, रचित संजय की पतंग उड़ाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद, यानी उड़ाना जो उड़ाता लिखा है, किस प्रकार का भेद है? कोई डाउट नहीं, प्रेरणार्थक भेद है। ठीक है, ओके, प्रेरणार्थक भेद है, और कुछ नहीं इसमें सोचना है। चलिए, वर्ज्य ध्वनि। ओके, वर्ज्य ध्वनि का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही उदाहरण है? र, य, म, च। अब आप इसको बस इस ध्वनि का उच्चारण ही, सॉरी, इन वर्णों का उच्चारण ही कर लीजिए, और कुछ सोचना नहीं है। य हम जानते हैं, म हम जानते हैं, च हम जानते हैं, लेकिन र, र जो है आपका वत्स, वत्स का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण आप हल्का सा दांत भी टच कर रहे हो, हल्का सा ऊपर का आपका जो मसूड़ा है, तालू है, वो भी टच कर, यानी दोनों टच हो रहा हो, बहुत हल्का, एकदम सही सही दांत नहीं, मतलब दंतस्थ हो जाता, दंत हो जाता, राइट, दांत बिल्कुल नहीं, हल्का दांत, हल्का आपका ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो र आपका वैसे ही र हुआ, न हुआ, ये सब का प्रयोग, ये सब का उच्चारण आप वैसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाए, में कनक द्वय का अर्थ क्या है? ये जो दोनों कनक है, बहुत आसान, कनक धतुरा और एक स्वर्ण, और कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट, नागार्जुन ने अपनी कविता बहुत दिनों के बाद में क्या जी भर कर खाया? ताल मखाना। ठीक है, और कुछ का जिक्र है ही नहीं कविता में। अब की मैं जी भर खा आया या खाया, कुछ पंक्ति होगी, देख लीजिएगा। चलिए, जैनेन्द्र कुमार की पत्नी कहानी में कालिंदी चरण कौन है? ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम जानते हैं सुनंदा का पति है, लेकिन यहाँ पे वो एक देशोद्धारक भी है, देश का उद्धार करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो कालिंदी चरण के जो मूलतः तीन मित्र और आए हुए थे, तो चारों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे देश को आजाद कराए, कैसे सरकार से अपनी बात मनवाए,
और अधिकांश जितने भी उस ग्रुप में लोग हैं सब आतंक चाहते हैं कि आतंक का जवाब आतंक से ही देना पड़ेगा। लेकिन कालिंदी जो है शांति प्रिय व्यक्ति है। ग्रुप में अगर बोला जाए किसी के पास विवेक है, कोई विवेक से काम लेता है, वो कालिंदी चरण ही है। तो इसलिए उसको देशोद्धारक भी बोला जा रहा है। इसलिए मुझे ए और बी दोनों लग रहा है। बाकी आप लोग देखिए। भ्रातृत्व शब्द को जातिवाचक संज्ञा में बदलिए। फिलहाल ये भाववाचक संज्ञा है, तो ऑब्वियसली भ्राता से भ्रातृत्व, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण के अंतर्गत किस विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा? गद्य शिक्षण के अंतर्गत यानी गद्य पढ़ाते वक्त आप क्या है ऐसा जो नहीं पढ़ाएंगे? नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा, झूठा सच यशपाल द्वारा, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा, या शिरीष केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी? कोई डाउट नहीं, साकेत एक कविता है जिसको हम नहीं पढ़ाएंगे, पद्य में पढ़ाएंगे उसको, राइट। चलिए अगला देखिए अब। ओके, निम्नलिखित किस दोहे से समय के सदुपयोग की महत्ता का बोध होता है? ओके, समय के सदुपयोग। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, काल करे सो आज करे सो अब, और इसको अभी कर देना चाहिए। समय का सदुपयोग यही पता चल रहा है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे, राइट। यही था जो मुझे कंप्लीटली याद था, बाकी सब भी याद है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ, मगर बोल नहीं रही हूँ ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। 88 का आप लोगों का हुआ सी। चलिए नेक्स्ट। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का पाणी ग्रहण किससे होता है? अब ये क्वेश्चन है ना, गलत नहीं है, सही नहीं है, मैं बोल नहीं सकती, मगर इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नाटक में कहीं पे भी मल्लिका के विवाह का जिक्र है, ठीक है। तो इसमें विलोम, अब चूंकि विलोम से उसकी एक संतान हो चुकी थी, उसकी बेटी थी, तो इसलिए डाउट होता है कि विवाह हुआ था, मगर कहीं भी विवाह का जिक्र नहीं है। प्लस मल्लिका खुद भी बोलती है कि तुम मुझे देख लो, तुम इतनी, मतलब मन में सोचती है कि तुमने इतनी वारांगनाओं के साथ समय बिताया है, तुम इस वारांगना को कैसे इसका सामना करोगे। कहीं ना कहीं वो खुद को वारांगना मानती है, शायद इसलिए भी क्योंकि उसका अभाव था विलोम के साथ, और भाव था केवल कालिदास के साथ, इसलिए ना वो अपनी बेटी को अभाव की संतान बोलती है। अभाव यानी कमी नहीं, यहाँ पे अभाव का मतलब कमी नहीं होता है, यहाँ पे अभाव का मतलब अभाव, जिससे भावना नहीं जुड़ी है। भावना में भावना का वर्ण उससे किसके साथ किया? उसके मन में जो भावना की का जो कोना है या भावना का जो सर्ग है, उसमें केवल कालिदास है। लेकिन अभाव का अगर कोई हिस्सा है तो उसमें केवल विलोम है और उसका उसकी संतान है, मगर फिर भी वो अपनी बेटी को प्रेम करती है, तो इसलिए इसका विलोम हो सकता है, मगर चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अगला देखिए। महाविद्यालय में जब एक प्रोफेसर कामायनी पढ़ा रहे होते हैं, तो इस लंबी कविता को सुगमता से पूरा करने के लिए काव्य शिक्षण के क्षेत्र में किस विधि को अपनाया जाना उचित है? सब अपनाया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, मगर किसको अपनाया जाना ज्यादा उचित, ठीक है। तो गीत विधि, व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि या अभिनय विधि? मुझे जितना लग रहा है सी। क्या आप लोग भी बोलिएगा, मुझे सी लग रहा है, क्योंकि बहुत खंड है, 15 सर्ग है ना इस ये में, इस महाकाव्य में, कामायनी में, तो इसलिए मुझे खंडान्वय लग रहा है, बाकी आप लोग देखिएगा। खैर, रेखा चित्र रजिया में रजिया के शौहर का नाम क्या है? हम जानते हैं हसन। रजिया की पोती में रजिया का चेहरा आया था, और रजिया के पोते में हसन का चेहरा था, इसलिए हसन मुझे इस हिसाब से याद रह गया। चलिए अगला देखिए। संकलन त्रय किस समास का उदाहरण है? अब त्रय है यानी 3 संकलनों वाला, ठीक है, और नंबर आ गया है तो द्विगु ही होगा, और कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। कर्मधारय में थोड़ी तारीफ वारीफ हो रही होगी, ठीक है, कुछ अलग बात होगी। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, द्विगु में कोई एक पद नंबर वाला होगा, और भी है, बहुव्रीहि है, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल ये आपका द्विगु है, ठीक। ओके। उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी का मुख्य पात्र कौन है? गजाधर बाबू है, और कौन हो सकता है? गणेशी, तो उनका गणेशी तो कोई बाबू ही नहीं था। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सब जो उतना ही है, लेकिन शुद्ध इससे वर्तनी ये है, सी क्लियर पता नहीं चल रहा, मैं लिख देती हूँ। आधा ज, य में ओ की मात्रा, आधा त, आधा स, फिर न में आ की मात्रा, ज्योत्ना।
ज्योतना नहीं, ज्योतना। बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, काफी लोगों का ओडिया में नाम भी तो होता है ज्योतना। तो आधा स और आधा स दोनों रहेंगे। ठीक। चलिए अगला पाठ, चीफ की दावत किस कटु सत्य को उद्घाटित करती है? कोई डाउट नहीं इसमें, प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन, ऑब्वियसली प्रमोशन के लिए करता है, मगर ये नहीं है। मेहमान नवाजी वो करता है, लेकिन ये नहीं है। पड़ोसियों की दखलंदाजी, उसको पसंद नहीं है ना कि मम्मी की वो जो सहेली है जो पिछवाड़े में रहती है वो बार बार घर में आए, उनका आना जाना बंद कर देते हैं, मम्मी को उनके यहाँ भी नहीं भेज रहा। मगर ये भी नहीं है। मेन है वृद्धों की दयनीय स्थिति। ठीक है सब कुछ, लेकिन मुख्य नहीं है कुछ भी। अगला देखिए, लास्ट पेज, लेकिन लास्ट क्वेश्चन नहीं। चलिए, शिक्षण विधि में व्याकरण का कोई पाठ पढ़ाते समय जब एक शिक्षक छात्रों के सम्मुख अनेक उदाहरण रखता है और उन उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? यानी पहले अनेक उदाहरण रखता है फिर निष्कर्ष तक पहुंचता है, यानी ऑब्वियसली उदाहरण पहले है, नियम नहीं है। पहले उदाहरण है, इसलिए आगमन विधि। निगमन में पहले नियम बताया जाता है, फिर आपका उदाहरण। ठीक। ओके। ठीक है देन। हाँ, माधव और घीसू ने बुधिया के देह संस्कार के लिए जमींदार से कितने रुपए की सहायता राशि प्राप्त की थी? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 रुपए, 5 रुपए भी है, लेकिन 5 रुपए जब कंप्लीटली कलेक्ट हो जाता है तब वो मूल रूप से 5 रुपए कलेक्ट करता है। मगर जमींदार बाबू ने उसको 2 रुपए ही दिए थे। वो भी खींच के, वो देना नहीं चाहते थे, बहुत फालतू लोग थे ये दो, मगर दे दिए। ठीक है, दयालु व्यक्ति थे हमारे ये जो जमींदार बाबू है, तो दे दिया उन्होंने। आगे, पुरस्कार कहानी के आधार पर सुमेलित विकल्प को चुनिए, यानी सही विकल्प को चुनिए जिसका जोड़ सही है। मगध का राजकुमार वीर सिंह मित्र, बिल्कुल नहीं। मगध जनपद की राजरानी, एक सेकेंड, पुरस्कार, हाँ ठीक। मगध जनपद की राजरानी राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती वहां की राजधानी नहीं थी। ठीक है, श्रावस्ती दुर्ग मगध की राजधानी नहीं थी, मगध तो उसका शत्रु था। कौशल की राजधानी थी। कौशल की कृषक कन्या मधुलिका, ओके ये तो बिल्कुल सही है। कौशल के नरेश अरुण, अरुण था आपका मगध का, राइट? अरुण और मधुलिका यही थे ना, मैं चंपा वंपा में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, बट नहीं, सी है आपका सही जवाब, कौशल की कृषक कन्या। नेक्स्ट देखिए, अब अनुच्छेद को पढ़ के जवाब दीजिए। बहुत लंबा अनुच्छेद है, मुझे केवल 99 में डाउट है, मगर खैर देखते हैं। आज वसुधैव कुटुंबकम की बढ़ती प्रासंगिकता और आवश्यकता ने भारतीय संस्कृति और साहित्य की और भी विश्व का सॉरी साहित्य की ओर भी विश्व का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है, क्योंकि यह विचार भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के साथ विश्व को बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत कर रहा है। और यही नवीन रूप में वैश्वीकरण है। जिस दिन पृथ्वी के सभी लोग समस्त भेदभाव भुलाकर एक परिवार की तरह आचरण करने लगेंगे, उसी दिन सच्ची मानवता का उदय होगा। ये रहा आप लोगों का पैराग्राफ, अनुच्छेद। वर्तमान समय में वसुधैव कुटुंबकम की प्रासंगिकता क्यों बढ़ रही है? ठीक है, क्यों कर रही है, क्यों है? लोगों के बीच बढ़ते पारस्परिक भेदभाव के कारण, पृथ्वी के अलग अलग देशों में बंट जाने के कारण, भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग होने के कारण, या भारतीय दर्शन और अध्यात्म में इसका उल्लेख होने के कारण। तो मुझे जितना लग रहा है इसका ए होना चाहिए, मगर मैं इसमें डाउटफुल हूँ, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, 100 में मैं 100% सही हूँ, मुझे जितना लग रहा है। खैर, सच्ची मानवता का उदय कब होगा? ऑब्वियसली तब होगा जब सब बंधुत्व की भावना से विश्व कल्याण होगा। नैतिकता का जिक्र नहीं है, कौशल का विकास का जिक्र नहीं है, व्यावसायिक तो बिल्कुल नहीं है। तो जब बंधुत्व बोला गया ना, जब सब लोग भेदभाव भूल जाएंगे, एक परिवार की तरह रहेंगे, यानी बंधुत्व होगा सब में, राइट? तो बंधुत्व की भावना से विश्व कल्याण जब होगा, तभी सच्ची मानवता का उदय होने वाला है। सीधी और सरल बात। 100 के ए में मुझे थोड़ा डाउट है, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों का सॉरी सॉरी 100 का ए बोल रहे हो, 99 का जो ऑप्शन ए मैं कह रही हूँ ना, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं बाद में चेक करती हूँ। मगर मूलतः ये आप लोगों का रहा आंसर की, जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे ज्ञान है, कुछ गलती होगी तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, अब आप लोग में से काफी लोग तो टीजीटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, सेम सिलेबस है, तो तैयारी बंद नहीं कीजिए। ठीक है, तैयारी जारी रखिए, चालू रखिए।
और चलिए फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर किसी की परीक्षा खराब गई होगी तो मेहनत करना छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। शुभ दिन, शुभ संध्या।